हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। मैंने आपके लिए 3.4 तक एक्सरसाइज 3.4 तक सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपने ना देखे हों तो आप उस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको आगे क्वेश्चन समझ में आए। 3.4 3.3 में इसमें मैंने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया था। अगर आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखना है तो आप हमारी वीडियो को वॉच करें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए, आज हम 3.5 को पढ़ेंगे। 3.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल, किसका कोई हल या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा समीकरण कौन से पार्ट का अद्वितीय हल है, कौन से पार्ट का कोई हल नहीं है और कौन से पार्ट की अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और आगे क्या कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में यदि कोई पार्ट अद्वितीय हल निकलता है तो उसे हमें वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब आपके पास एक मेथड आया वज्र गुणनखंड विधि। अब इस वज्र गुणनखंड विधि का मतलब क्या है, कैसे करते हैं हम, किस तरीके से करते हैं, तो आपको आज हम वज्र गुणनखंड विधि सिखाएंगे। मैंने आपके लिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की वीडियोज डाल दी हैं, आपने नहीं वॉच की हो तो इन्हें वॉच कर लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले अद्वितीय हल और कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से हल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पार्ट्स क्वेश्चंस करने से पहले इन तीन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा अद्वितीय हल के बारे में, है कि कोई कंडीशंस जो है वो अद्वितीय हल कब होगी और कैसे होगी, कब हम कंडीशंस को अद्वितीय हल कहेंगे। देखिए, अद्वितीय हल जब कहते हैं जब हमारे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 आ जाए। यदि कंडीशंस आपको ऐसी दिखाई दे रही है तो आप उसे क्या कह देंगे, अद्वितीय हल कह देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करूं, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कहोगे, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, जब आपकी कंडीशंस ऐसी होगी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए। यदि कंडीशन आपकी ऐसी आती है तो आप उसे कहेंगे कि भाई हमारे जो पार्ट्स है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे जब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए क्या कहेंगे, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन अगर ऐसी आ जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कोई हल नहीं होगी। तो इन तीन कंडीशंस को आपको सबसे पहले लर्न करना है। अगर इन तीन कंडीशंस को आप समझ गए तो आप अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं पहचान सकते हो। यदि कंडीशन आती है कि a1/a2 डज नॉट b1/b2 आ जाए तो अद्वितीय हल कहोगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल कहोगे। a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए लेकिन डज नॉट इक्वल आए c1/c2 तो कोई हल नहीं है, ये कहोगे, ठीक है। अब उसने कहा कि इन तीनों की पहचान करनी है। उसके बाद यदि अद्वितीय हल की स्थिति आए, यदि आपका ऐसा चीज़ निकल आए कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 तो आपको उस क्वेश्चंस को आगे वज्र गुणनखंड विधि से करना है। यदि इन दोनों में से कोई कंडीशन आती है तो उसे वहीं के वहीं छोड़ देना है, और अगर यदि अद्वितीय हल की स्थिति आए तो आपको ऐसी स्थिति दिख जाए तो उसे आगे आपको वज्र गुणनखंड विधि से करना है और ऐसी कंडीशन पे हमें वहीं स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या चीज़ है। अगर अद्वितीय हल निकला तो हम वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे और इन दोनों में से कोई निकला तो वहीं हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। इस तरीके से आपको दो समीकरण दे रखे हैं। आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसके लिए, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए चेक करोगे, ठीक है। ऐसा चेक करने से पहले आपको इनमें
इनके गुणांकों को चेक करना है कि A1 बराबर कितना है, B1 बराबर कितना है और C1 बराबर कितना है। तो हम सबसे पहले समीकरण में चेक करेंगे। सबसे पहला समीकरण है कि A1 बराबर x का गुणांक होता है, वो 1 दे रखा है, ठीक है। B1 बराबर y का गुणांक होता है जो कि -3 दे रखा है, और C1 बराबर होता है जो लास्ट वाली संख्या होती है वो हमें -3 दे रखी है, ठीक है। ऐसे हम दूसरे समीकरण में देखेंगे A2 बराबर x का गुणांक जो कि 3 है, B2 बराबर y का गुणांक जो कि -9 है, और C2 बराबर लास्ट की संख्या जो कि -2 है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, A1/A2। सबसे पहले हम A1/A2 चेक करेंगे। A1/A2 किया तो 1/3 आ जाएगा। फिर हम करेंगे B1/B2। B1 कितना है, -3 है, और B2 कितना है, -9 है। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 3 9 यानी कि 1/3 आ गया साहब। फिर हम करेंगे C1/C2। C1 कितना है आपके पास, -3 है, और C2 कितना है, -2 है। यहाँ से आपका आ गया 3/2। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि A1/A2 का मान तो 1/3 आया है, B1/B2 का मान 1/3 आया है, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। लेकिन जैसे मैं C1/C2 चेक करने चला तो उसका मान 3/2 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आए हमारे, यानी कि यहाँ से हम क्या कहेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। लेकिन जो तीसरा वाला है C1/C2 वो बराबर नहीं है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप बताएंगे कि इस स्थिति को क्या कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे, या कोई हल नहीं के लिए कहेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब पहले दोनों बराबर आ जाएं और तीसरा बराबर ना आए तो वो कंडीशन कहलाती है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यदि अद्वितीय हल निकलता है तो हम आगे वज्र गुणन विधि से करेंगे, और वरना नहीं यहीं की यहीं छोड़ देंगे। तो ये अद्वितीय हल तो निकला नहीं है तो हम इससे आगे वज्र गुणन विधि से नहीं करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है कि 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। सबसे पहले हमें इसमें A1 B1 C1 चेक करना है, फिर A2 B2 C2 चेक करना है। तो सबसे पहला समीकरण क्या दे रखा है कि A1 बराबर तो दे रखा है आपको 2, B1 बराबर दे रखा है आपको y का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1, C1 बराबर आपको दे रखा है 5। ऐसे ही आप आ जाओगे इस पे, A2 बराबर दे रखा है आपको 3, ठीक है, B2 बराबर दे रखा है आपको 2, और C2 बराबर दे रखा है आपको 8। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि A1/A2, आप सबसे पहले A1/A2 करेंगे। A1 कितना है आपके पास, 2 बटे A2 कितना है, 3। चलो भाई, फिर आप करेंगे B1/B2। तो भैया B1 कितना है आपके पास, 1 बटे B2 कितना है, 2। चलो फिर आप करेंगे C1/C2। C1 कितना है आपके पास, 5, और C2 कितना है आपके पास, 8, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिला कि A1/A2 तो मिल रहा है मुझे 2/3, B1/B2 देखने को मिल रहा है 1/2, C1/C2 देखने को मिल रहा है 5/8। यानी कि यहाँ इससे कहने का मतलब है कि पहले दोनों ही बराबर नहीं निकले, क्योंकि पहला तो 2/3 है और दूसरा 1/2 है। तो इसका मतलब ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो जब आपके पहले दोनों बराबर ना हो, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, तो हम तीसरे वाले को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आपके पहले दोनों ही बराबर नहीं है, और मैंने आपको कंडीशन बता दी थी कि जब आपके पहले दोनों बराबर ना हो तो वो क्या होता है, वो होता है अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल, ठीक है बाबूजी। और जब कंडीशन आपकी अद्वितीय हल निकल आती है तो उसे हम वज्र गुणन विधि से ज्ञात करते हैं। अब इन दोनों कंडीशंस के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों समीकरणों को यहाँ पर उतार लेंगे और उसे कहेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। तो हम सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। अब आपको सीखने को मिलेगा कि वज्र गुणन विधि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं इसमें।
अब आप यहाँ पे सीख लीजिए। देखिए वज्र उड़न विधि से हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तो पहले इन दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं हम। तो पहला समीकरण दे रखा है आपको 2x प्लस वाई, इस 5 को मैं इधर ले आता हूँ तो -5 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 3x प्लस 2y, ठीक है, 8 इधर ले आए तो -8 बराबर 0। तो वज्र उड़न विधि को आपको सरल कैसे करते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आप x बटे में रखते हैं, फिर आप चलते हो बराबर करके -y बटे में, फिर आप चलते हो कांस्टेंट यानी कि 1 के बटे में। आपको इस 3 चीज़ों में लेना पड़ेगा, पहले x के बटे में, फिर -y के बटे में और फिर 1 के बटे में। ओके, तो आप अब यहाँ पे ऐसा ले लेंगे, करें तो देखो भाई x के नीचे क्या आएगा, तो आप समझ गए कि पहले x के नीचे, फिर आपको -y के नीचे और फिर 1 के नीचे, इस तरीके से रखना पड़ता है। अब देखो x के नीचे क्या रखोगे, जब आपकी बात आती है x की, तो x के बारे में करेंगे तो सबसे पहले आप x वाले को दुबका लोगे। किस वाले को दुबका लोगे, x वाले टर्म को। अब आपने x वाला छुपा लिया तो क्या बचा आपके पास, अब आप x वाले को छुपा लोगे तो बचा y वाला और ये दोनों। अब इन दोनों में आपस में गुणा करना है, यानी कि y वाले का तो करना है इसमें और y इसका करना है इसमें, ठीक है। तो इनके गुणांकों का करते हैं, y का गुणांक कितना दे रखा है 1, तो 1 का गुणा करेंगे -8 में, ठीक है। समझना, जब मैं x के नीचे रखता हूँ तो किस तरीके से रखूँगा कि 1 का गुणा करूँगा -8 में, ठीक है, और फिर बीच में लगाऊंगा माइनस का साइन। किसका साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 का -8 में हो जाएगा, फिर -5 का करूँगा 2 में, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम करेंगे 1 का -8 में, तो 1 गुणा -8, फिर बीच में क्या लगाएंगे माइनस का साइन, x वाले को दुबका रखेंगे। फिर हम करेंगे इस -5 का गुणा y वाले गुणांक में 2 में, तो हम करेंगे फिर -5 गुणा 2, ऐसे हम y वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे -y लगा के अब y वाले को आपको छुपाना है। अब y वाले को दुबका लेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, y वाले को नहीं लेना है, तो अब x का गुणांक 2 है, 2 का गुणा करेंगे हम लास्ट वाली संख्या में, तो 2 का गुणा -8 में होगा और -5 का गुणा होगा 3 में, क्योंकि y वाले टर्म के नीचे ले रहे हैं तो y वाला संख्या नहीं आएगा कोई, तो हम 2 का गुणा करेंगे -8 में, तो 2 गुणा -8 और फिर हम करेंगे -5 का 3 में, तो -5 गुणा, तो इस तरीके से। अब आ जाओ लास्ट वाली संख्या पर। जैसे ही हम लास्ट वाली संख्या 1 उतारते हैं, ऐसा नहीं कि 5 उतार दो आप 8 उतार दो, नहीं, कांस्टेंट टर्म लेते हैं, तो 1 के लिए आपको लास्ट वाली संख्या दुबका लेनी है। अब आप केवल x y वाले टर्मों का गुणा करेंगे आपस में। तो पहले आप 2 का गुणा करेंगे 2 में, फिर 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे आप, तो 2 गुणा 2 लिखते हुए, फिर बीच में क्या लगाओगे माइनस, फिर आप करोगे 1 का गुणा 3 में, तो 1 का गुणा कर दो आप 3 में, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब इन्हें सॉल्व कर दीजिए, तो x बटे -8 एकम -8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये -10 आ रहा है और इस माइनस से ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे माइनस का y बटे -8 दूनी भाई 8 दूनी 16, किसका, माइनस का। आगे चलो, यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 15 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 और -3 एकम 3, ठीक है। यहाँ से क्या बचता है भैया हमारा, x बटे 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2 बराबर -y बटे -16 में से 15 गए तो कितने बचे भैया -1 बराबर 1 बटे 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1 बचे। अब यहाँ से क्या बचा मेरे पास, देखो अब मुझे x और y का मान निकालना है। यहाँ से y से माइनस ख़त्म कर लेते हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x बटे 2 बचा, x बटे 2 बराबर
यहाँ से y बराबर यहाँ से 1। जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि x बटे 2 बराबर 1 के, ऐसे y 1 के बराबर है। तो इन दोनों में हम आपस में एक एक बार बराबर रख के हम x और y का मान निकालेंगे। अब यहाँ से तो देखिए कैसे हम x और y का मान निकालेंगे। आप यहाँ पे आइए, देखिए पहले x बटे 2 बराबर 1 रखेंगे, फिर y बराबर 1 रखेंगे। तो सबसे पहले हम x बटे 2 बराबर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ से 2 एकम 2, तो x का क्या मान निकला भैया 2, x का 2 मान आ गया। फिर हम रखेंगे y बराबर 1, पहले x बटे 2 का मान 1 के बराबर रख दिया, फिर y बराबर 1 रख देंगे, तो y का मान कितना आ गया भैया 1। तो ये होती है वज्र गुणन विधि, जिससे हम x और y का मान निकालते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं आगे पार्ट्स करवा रहा हूँ और आगे आपको समझ में आ जाएगी कि वज्र गुणन विधि कैसे हम सॉल्व करते हैं। वैसे तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मेरा सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट और रह गए, शायद उनमें से कोई निकला है अद्वितीय हल, जिससे कि और आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका कि 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। अब आपको इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके सबसे पहले ये चेक करना है कि अद्वितीय हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, कि कोई हल नहीं है। तो इनके लिए आपको चेक करना है, ठीक है। तो ऐसा चेक करने के लिए आप क्या करोगे भाई, पहले इनमें a1 b1 c1 चेक करोगे और इनके लिए a2 b2 c2 चेक करोगे। तो यहाँ पे पहले a1 बराबर कितना दे रखा है x का गुणांक 3, फिर b1 बराबर कितना दे रखा है माइनस का 5, और फिर आप c1 बराबर दे रखा है आपको प्लस का 20। ऐसे यहाँ पे a2 b2 c2 लोगे, a2 बराबर कितना दे रखा है 6, b2 बराबर कितना दे रखा है माइनस का 10, और c2 बराबर दे रखा है आपको 40, ठीक है। अब आप क्या करोगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालोगे। तो सबसे पहले हम करेंगे a1/a2 के लिए, तो a1/a2 के लिए करेंगे तो a1 कितना दे रखा है 3 बटे a2 कितना दे रखा है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो गया। फिर हम करेंगे b1/b2 के लिए, तो b1/b2 करेंगे तो b1 कितना दे रखा है आपको माइनस का 5 बटे b2 कितना दे रखा है माइनस का 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। फिर हम करेंगे c1/c2, तो c1 कितना दे रखा है आपको 20 और c2 कितना दे रखा है 40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। इसका मतलब हमारा a1/a2 निकला है 1/2, b1/b2 निकला है 1/2 और c1/c2 निकला है 1/2। तो यहाँ से हमारे तीनों मान बराबर आए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ से कहेंगे हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और मैंने आपको बता दिया था कि जब तीनों बराबर हों तो आपके लिए क्या होता है, तो आपका कहलाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। और मैंने आपको बताया था कि यदि अद्वितीय हल आता है तो आपको वज्र गुणन विधि से करना है और वरना आपको नहीं करना है। तो यहाँ से भैया हमारा निकला है अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल। तो इसका मतलब इसे हम आगे नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे फोर्थ पार्ट की ओर। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। आपको दो समीकरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि भैया a1 b1 c1, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, कोई हल नहीं के लिए आपको सबसे पहले कंडीशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे a1 बराबर कितना दे रखा है भाई, x का गुणांक होता है, a1 होता है भाई 1, ठीक है। फिर बात करूँगा b1 के लिए, b1 कितना दे रखा है आपको माइनस का 3। फिर बात करेंगे c1 के लिए, c1 कितना दे रखा है आपको माइनस का 7, ठीक है। अब आ जाओ इसके लिए, तो a2 बराबर 3 हो गया। फिर
B2 बराबर माइनस का 3 हो गया और C2 हो गया आपका माइनस का 15। ठीक है, इस तरीके से आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिए। अब आपको A1 अपॉन A2 करना है, तो A1 अपॉन A2 करेंगे हम। तो A1 कितना दे रखा है आपको 1, A2 कितना दे रखा है 3, फिर आप करोगे B1 अपॉन B2। B1 कितना दे रखा है आपको माइनस का 3 और B2 कितना दे रखा है माइनस का 3, तो इसका मतलब 3 एकम 3, यहाँ 1 आ गया। फिर आप करोगे C1 अपॉन C2। C1 आपको दे रखा है माइनस का 7 और C2 दे रखा है आपको माइनस का 15। माइनस से माइनस खत्म, यानी कि 7/15। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि A1 अपॉन A2 का मान तो 1/3 दे रखा है आया है और B1 अपॉन B2 का मान 1 आया है। तो भैया यहीं से शुरुआत से अलग अलग मिल गई ना हमें। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 का मान जो है वो बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के मान के। और जब बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। और अभी मैंने आपको बताया था कि यदि समीकरण जो है कोई भी पार्ट्स अद्वितीय हल निकलता है तो हम उसे आगे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आपका डाल देता हूँ वज्र गुणन विधि। ठीक है, अब वज्र गुणन विधि मैंने आपको बता दिया है। अब आपको दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण क्या है आपके पास कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है आपको 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इस तरीके से आपको दो समीकरण दे रखे हैं। आप क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से कैसे लगाएंगे, पहले x के नीचे रखेंगे बराबर, फिर आप y माइनस वाई के नीचे रखोगे बराबर, फिर आप 1 के नीचे रखोगे। इस तरीके से तो रखते हो। ठीक है, तो x के नीचे क्या रखोगे, जब हम x के नीचे रखते हैं तो x वाले टर्म को दबका लेते हैं। तो हम इन दोनों से करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं भाई। जब हम x के नीचे रखते हैं तो x वाले टर्मों को दबका लेते हैं। तो -3 का गुणा -15 में करूँगा और -7 का गुणा -3 में करूँगा। इस तरीके से करूँगा अब है। तो -3 का गुणा -15 में किया, -3 गुणा -15 और बीच में क्या आता है माइनस, आगे -3 का गुणा -15 में कर दिया। अब -7 का गुणा -3 में करना है, तो -7 गुणा -3 इतना कर लिया साहब। अब आ जाओ -y। अब y वाले टर्म पे आ गए तो अब हमें y वाला टर्म दुबकाना है। जैसे हमने y वाला टर्म को दुबका दिया तो y वाला टर्म दुबका दिया, तो अब x वाले टर्म बचे। अब x का गुणा कितना है 1, तो 1 का गुणा करना है -15 में और -7 का गुणा करना है 3 में। इस तरीके से करना है। ठीक है, तो x का गुणा कितना है 1, तो 1 का गुणा करना है -15 में, तो 1 का गुणा करेंगे हम -15 में, बीच में लगा देंगे माइनस, फिर -7 का गुणा करना है 3 में, -7 का गुणा कर देंगे 3 में, कर दिया। अब आ जाओ 1 पे। अब कांस्टेंट वैल्यू पे आ गए तो अब हम इनको दबका देंगे कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके लिए 1 का गुणा करेंगे -3 में और -3 का गुणा करेंगे 3 में। तो अब हम 1 का गुणा करेंगे -3 में, 1 का गुणा किया -3 में, बीच में हम माइनस लगा देंगे, -3 का गुणा करेंगे 3 में, गुणा 3, इस तरीके से। ठीक है, अब सॉल्व करें तो x बटे, देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, तो 15 थे 45 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया भाई स्वयं, तो 7 थे 21, बीच में तो माइनस वाला आएगा तो -21। ठीक है, बराबर ऐसे यहाँ पे -y बटे -15 एकम -15। अब केवल यहाँ पे एक माइनस है तो इस माइनस से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 तिया 21 बराबर 1 बटे -3 एकम -3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल एक माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो ये माइनस ही बचता, लेकिन इस माइनस से माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और 3 तिया हो गए 9। ठीक है, अब x बटे 45 में से 21 गए तो कितने बचे भैया, 24 बचे, बराबर
माइनस वाई बटे 21 में से 15 गए तो कितने बचे भैया, 6 बचे, 1 बटे यहाँ पे 9 में से 3 गए तो 6 बचे। इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन अब हमें x और y का मान निकालना था भाई, तो x और y के मान के लिए हम क्या करेंगे, x और y के मान के लिए करेंगे हम पहले x बटे 24 को तो इसके बराबर रखेंगे जहाँ से हम x का मान निकालेंगे, फिर y के मान के लिए इन दोनों को बराबर रखेंगे। कैसे रखते हैं, x के मान के लिए पहले वाले को और तीसरे वाले को बराबर रखते हैं, फिर y के मान के लिए दूसरे वाले और तीसरे वाले को बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले हमें x का मान निकालना है, तो पहले वाले और तीसरे वाले को बराबर रखेंगे, तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, तो 6 चक 24, तो x बराबर कितना आ गया, 4। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है, अब y के मान के लिए आप दूसरा और तीसरा बराबर रख देंगे, तो माइनस वाई अपॉन 6 इक्वल 1/6। ठीक है, तो 6 एकम 6, इसका मतलब माइनस वाई बराबर 1, लेकिन y बराबर कितना आ गया, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 1। आपने y की वैल्यू भी निकाल ली। इस तरीके से हम वज्र गुणन की विधि करते हैं। ठीक है, आपको अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना। जौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया करे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर मैं हैं। तो अब यहाँ से x का मान 4 निकला है, y का मान माइनस का 1 निकला है। अब हम आगे क्वेश्चन दूसरे की ओर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के केवल 4 पार्ट्स दे रखे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट दे रखा है आपको, 2 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि a और b के किन मानों के लिए, अब हमें a और b का मान निकालने हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, यानी कि आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो आपको समीकरण दे रखे हैं दोनों, उनके लिए एक कंडीशन है कि अपरिमित रूप से अनेकल होने के लिए अब हमें अपरिमित रूप से अनेकल लेके a और b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, फर्स्ट समीकरण दे रखा है कि 2x + 3y बराबर 7, और सेकंड दे रखा है कि a - b × x + a + b × y बराबर 3a + b - 2। अब यहाँ से अपरिमित रूप से अनेकल लेके चलना है, लेकिन उससे पहले a1 a2 इस तरीके से चेक करना है। तो फर्स्ट समीकरण में हम a1 b1 c1 चेक करेंगे, तो a1 बराबर आपको 2 हो जाएगा, b1 आपका 3 हो जाएगा और c1 हो जाएगा आपका 7। ऐसे ही आप a2 b2 c2 चेक करोगे, a2 आपका x से गुणांक होता है तो a - b हो गया a2, तो आपका a2 बराबर a - b हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे b2 की, b2 आपका हो जाएगा a + b y का गुणांक, फिर c2 कितना हो जाएगा आपका, c2 हो जाएगा जो लास्ट वाली संख्या है 3a + b - 2। अब उसने कहा है कि अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, तो अब हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे कि अपरिमित रूप से अनेकल। अपरिमित रूप से अनेकल होने के लिए कंडीशन क्या कहती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो लेकिन लेके चलने भाई उसने कंडीशन पहले कह दिया कि अपरिमित रूप से अनेकल होंगे के लेके चलने हैं, तो a1/a2 यानी कि a1 कितना है आपके पास 2 बटे a2 कितना है आपके पास a - b बराबर b1 कितना है आपके पास 3 बटे b2 कितना है आपके पास a + b बराबर c1 कितना है आपके पास 7 बटे c2 कितना है आपके पास 3a + b - 2। अब भैया ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, ये जो तीनों चीज़ें इनमें से हम a और b के लिए सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं, तो भाई तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे 2-2 नंबर से लेके चलेंगे। मैं क्या करूँगा, पहले तो इन दोनों को लेके चलूँगा, फिर इन दोनों लेके चलूँगा, ताकि मेरे 2 समीकरण आ जाएंगे, 2 समीकरण आ जाएंगे, वहाँ से मैं a और b का मान निकाल लूँगा। तो अब यहाँ से ये 2 समीकरण हुए, इन दोनों से एक समीकरण बन जाएगा और इन दोनों से एक समीकरण बन जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले दोनों को आपस में बराबर लेके चलेंगे a और b के लिए, एक समीकरण के लिए। तो हम पहले वाले दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं, तो पहला वाला क्या दे रखा है आपके पास 2/a - b बराबर 3/a + b। तो पहले वाले दोनों को बराबर लेके चलेंगे, तो 2/a - b
देखिए मैं सेकंड पेज ले रहा हूँ, तो पहले वाले दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं। 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे भैया, आपको दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, तो 2 का a में किया तो 2a प्लस फिर 2 का b में करेंगे तो 2b बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 3 का गुणा a में करेंगे तो 3a 3a माइनस 3 का b में करेंगे तो 3b। इतना आ जाएगा। तो इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए वालों को तो इधर ले आए सबको, तो एक तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे हमें 2a प्लस 2b दे रखा है, 2a प्लस 2b। जैसे हम 3a को लाएंगे इधर तो माइनस में आ जाएगा, -3 क्योंकि प्लस 3a था। -3b को लाएंगे तो प्लस का 3b आ जाएगा और बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस के 3a और यहाँ पे प्लस के 2a, ये माइनस के 3a यहाँ पे प्लस 2a, तो कितना बचा भाई, माइनस के a बचा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 3b और प्लस का 2b दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्लस के 5b हो गए बराबर 0। ऐसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। यानी कि पहले दोनों पार्ट्स को बराबर लेके चले तो आपका समीकरण 1 आ गया। अब हम लेके चलेंगे जो आपको दूसरे दो दे रखे हैं, ये दूसरा वाला और तीसरा वाला, इन दोनों को बराबर लेके चलेंगे। तो क्या दे रखा है, 3/a प्लस बी 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भैया, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का गुणा इन तीनों में होगा और 7 का गुणा इन दोनों में होगा। तो 3 का गुणा 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर। अब 7 का गुणा होगा इन दोनों में, 7 एकम 7, 7a प्लस 7b। अब हम इनको इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9a प्लस 3b, 6 को उधर ले जाएंगे, 7a इधर ले आए तो माइनस का 7a आ गया, और 7b को लाएंगे तो माइनस 7b, और माइनस का 6 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। आगे देख रहे हैं आप, 9a में से 7a गए तो कितने बचे, 2a बचे, 2a, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का 7b, यहाँ से प्लस का 3b, तो कितने बचे, माइनस के 4b बचे बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया भैया, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे a बचा, माइनस 2 दूनी 4 बराबर 6, 2 से हम 6 काट देंगे तो a माइनस 2b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। a माइनस 2b बराबर कितना आ गया, 3। इस तरीके से हमने दूसरा समीकरण बना लिया है। अब यहाँ से हमने 2 समीकरण बना लिए। पहला समीकरण हमारा हो जाएगा -a प्लस 5b बराबर 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है a माइनस 2b बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये सॉल्व करने हैं, दोनों इक्वेशंस। अब ये मतलब नहीं है कि आप इन्हें वज्र गुणन विधि से ही सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रखा है कि आपको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। आप विलोपन विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे उस विधि से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लगा रहे हैं इन दोनों में विलोपन विधि। तो हम कौन सी विधि लगाएंगे, अब हम लगाएंगे विलोपन विधि से, और आपको मैंने विलोपन विधि करवा दी है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे इन्हें। तो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, -a 5 प्लस 5b बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, a माइनस 2b बराबर 3। यदि मैं इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देता हूँ तो ये माइनस का a और यहाँ प्लस का a क्या कट नहीं जाएंगे, कट जाएंगे। तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3b, और यहाँ प्लस के 3, तो 3 एकम 3, तो b का मान कितना आ गया भैया, यहाँ से b का मान आ गया 1। तो यहाँ से हमारा 1
आ गया बी का मान। अब बी के मान को इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख दो ताकि ए का मान आ जाए। तो समीकरण एक में रख दें, समीकरण एक में रखने पर तो जैसे ही हम समीकरण एक में रखेंगे बी की जगह तो माइनस ए प्लस 5 इंटू बी की जगह रख रहे हैं 1, तो 1 बराबर 0, यानी कि -5 प्लस -a प्लस 5 एकम 5 बराबर 0, तो a बराबर आ गया आपका 5। तो यहाँ से आपने a का मान और b का मान दोनों के मान निकलवाने के लिए कहा था उसने फर्स्ट पार्ट में, और आपने दोनों के मान निकाल दिए हैं। a का मान 5 आया और b का मान 1 आया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी कि हमें k का मान निकालना है और समीकरण जो दे रखा है वहाँ पे हमें दे रखा है कि युग्म का कोई हल नहीं के लिए करना है। तो समीकरण दे रखा है 3x + y बराबर 1 और 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1। इस तरीके से हमें दो समीकरण दे रखे हैं। सबसे पहले हम इसमें a1, b1 और c1 निकालेंगे। तो देखिए a1 बराबर आपको 3, ठीक है, b1 बराबर आपका 1 हो जाएगा और c1 बराबर आपका हो गया 1। अच्छा जी, फिर a2 बराबर कितना हो गया आपका, a2 बराबर 2k - 1 हो जाएगा। x का गुणांक लेते हैं भाई, b2 आपका कितना हो जाएगा, b2 आपका k - 1 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा आपका, c2 हो गया 2k + 1, 2k + 1 इस तरीके से। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। लेकिन आपको क्या लेना है, युग्म का कोई हल नहीं के लिए। तो आपको कंडीशन लेनी है k का मान इसी से निकालना है, युग्म का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा, जब युग्म का कोई हल नहीं होता है तो आपकी कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन तीसरी वाली बराबर नहीं होती है, डज नॉट इक्वल c1/c2। तो a1 की जगह आपका 3 बटे a2 की जगह आपका आ जाएगा 2k - 1 बराबर b1 कितना दे रखा है 1 बटे b2 कितना है k - 1 बराबर c1 कितना आपका डज नॉट इक्वल आएगा, c1 आपका 1/c2 कितना है 2k + 1। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, अब ये दोनों आपस में तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों को ही सॉल्व करना है k के लिए, इसे तो हम छोड़ देंगे। तो अब हम इन दोनों को लेके चलेंगे और k का मान निकालेंगे यहाँ से। तो अब हम लेके चलेंगे 3 बटे 2k - 1 बराबर 1 बटे k - 1। ठीक है, अब k - 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 का गुणा k में किया तो 3k, 3k माइनस फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर फिर 1 का गुणा 2k में करेंगे तो 2k और -1। अब हम 2k को 3k के पास ले आएंगे तो 3k यहाँ पे प्लस का 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k हो गया बराबर माइनस का 3 जाएगा उधर तो वो हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पे कितना हो गया 3k में से 2k गए तो 1k बचेगा यहाँ से 3 में से गए तो 2। इसका मतलब k का वैल्यू कितनी आ गई k की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। उसने k का मान ही पूछा था कि k के किस मान के लिए, और आपने k का मान ही यहाँ से निकाल दिया। k का मान कितना आया 2 आया है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए अब हमें जो दो समीकरण दे रखे हैं उन्हें सबसे पहले तो हमें प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और फिर हम उसे वज्र गुणन विधि करेंगे। अब हमें ये देखेंगे कि कौन सा सरल पड़ रहा है हमारे लिए, प्रतिस्थापन विधि सरल पड़ती है कि वज्र गुणन विधि सरल पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे, फिर वज्र गुणन विधि से सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन से करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, मैंने आपको सभी विधि मेथड बता दिए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में आपको दो समीकरण दे रखे हैं। फर्स्ट समीकरण ये हो गया और सेकंड समीकरण आप इसे मान लेंगे। तो आप
फर्स्ट समीकरण मानेंगे 8x प्लस 5y बराबर 9। ऐसे तो मैं दे देता हूँ फर्स्ट समीकरण, और सेकंड समीकरण दे देता हूँ 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x प्लस 2y बराबर 4, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड समीकरण दे दिए। अब प्रतिस्थापन विधि कहती है कि आप किसी भी समीकरण को लो और इससे x या y का मान निकाल के किसी और समीकरण में रख के y का मान निकाल लिए। जैसा भी आप x का मान निकालेंगे तो y का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण में रख के, और y का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो आप प्रतिस्थापन विधि ना पढ़ी हो तो आप समझ लीजिए कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि को करते हैं। तो आप सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि में करना है। तो आप समीकरण फर्स्ट से चले, आप चाहें तो समीकरण 2 से चल सकते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है आपको कि 8x प्लस 5y बराबर 9, ये आपको समीकरण फर्स्ट है। इसमें से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालनी है तो 5y को उधर पहुँचाओगे, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 8x बराबर 9, इधर प्लस का 5y, उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 5y आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 8 जो है वो इन दोनों के नीचे आ जाएगा, क्यों, 8 इसके गुणा में दे रखा है, तो 9 माइनस 5y बटे 8। इस तरीके से आपको x का मान निकाल लेना है। अब आपने x का मान निकाल लिया समीकरण फर्स्ट से, तो अब इस x के मान को आपको समीकरण 2 में रखना है। यदि आपने x का मान समीकरण फर्स्ट से निकाला है तो उसको आपको समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो आप इसे समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में x की जगह रखेंगे पूरी वैल्यू, तो आपको यहाँ क्या रखा है 3। अब यहाँ पे x दिखाई दे रहा है तो इस x की जगह पूरी वैल्यू रखनी है आपको, तो क्या रख देंगे आप 9 माइनस 5y अपॉन 8। आगे क्या है प्लस 2y उतार लिया बराबर 4। ठीक है, अब 2y के नीचे आपको 1 मान लेना है, क्योंकि 3 से 8 तो कट नहीं रहा है, तो 3 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो 3 हम 27 माइनस 3 पंजे 15, क्योंकि आपने 8 एलसीएम ले लिया है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 नीचे आ गए भैया बराबर 4। ठीक है, अब 8 चक 32 तो 27। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का 16 भाई, यहाँ पे माइनस का 15 भाई, तो प्लस का y बचा बराबर 8 चक 32। ठीक है, अब यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए मैं 27 को उधर पहुँचा दूंगा, तो y बराबर आ जाएगा 32 माइनस 27, क्योंकि प्लस का था वो, तो 32 में से 27 गए तो कितने बचे, आप कहेंगे सर 5। तो आपका y का जो मान निकला है वो आपका क्या निकला है, 5 निकला है। ठीक है, y का मान निकाल लिया। अब y के मान निकाल के आपको किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हैं। आप इसे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में। तो मैंने क्या कर सकता हूँ, समीकरण 2 में रख दूँ। समीकरण 2 में रखने पर ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 में ही रखें, आप चाहें उस समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालोगे तो उसे तो भाई अदर समीकरण में रखना पड़ेगा। तो y की जगह 5 रखोगे समीकरण 2 में, तो 3x ऐसे प्लस 2 इंटू, यहाँ पर आपको y दिखाई दे रहा है तो 5 रखोगे बराबर, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 3x प्लस 2 पंजे 10 बराबर 4। जब 10 को ले जाओगे उधर तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 माइनस 10, कितने बचे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, तो 3 दूनी 6, x का मान आ गया आपका भैया माइनस का 2। इस तरीके से आपने प्रतिस्थापन विधि से x का मान और y का मान निकाल लिया। x का मान आपका -2 आया है और y का मान आपका 5 आया है। अब आपने प्रतिस्थापन विधि से निकाला है x और y का मान, और यही मान आपको वज्र गुणन विधि से निकालना है। अब हम करेंगे इन्हीं दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से। तो आपको 2 समीकरण क्या थे, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण ये थे, तो इन दोनों समीकरणों को लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए आपके 2 समीकरण क्या थे भाई। पहला समीकरण तो ये था आपका कि 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या था आपका 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, अब आप और समझ में आ जाएगा कि वज्र गुणन विधि कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे वज्र गुणन विधि से निकालेंगे।
तो अब इसे करेंगे हम वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ डाल देता हूँ मैं वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि क्या कहती है कि x अपॉन इक्वल माइनस के y बटे बराबर 1 अपॉन, इस तरीके से लेके चलना है। जब आप x को लेते हो तो वह x वाले टर्म दुका लेते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, मैं एक तरफ उतार लेता हूँ दोनों समीकरणों को कि आप दोनों 8x प्लस 5y बराबर 9 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। वो एक तरफ क्यों उतारे मैंने कि ये बराबर से इधर लिया है मैं, -9 बराबर 0 हो जाएगा और बराबर से 4 को उधर लाएंगे तो -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरणों को मैंने एक तरफ उतार लिया है। तो x के नीचे क्या लोगे आप भैया, x के नीचे लोगे आप x वाले टर्मों को धोखा लोगे। ठीक है, तो 5 का गुणा करोगे -4 में और -9 का गुणा करोगे 2 में। तो 5 गुणा -4 करोगे पहले आप, 5 गुणा -4 और बीच में लगाओगे माइनस का निशान। ठीक है, फिर आप क्या करोगे -9 का गुणा करोगे 2 में, -9 गुणा 2। ठीक है, इस तरीके से हो गया। आप करोगे y वाला टर्म कैसे लेंगे, y वाले को घुसा देंगे, छुपा देंगे। तो 8 का गुणा करोगे -4 में और -9 का गुणा करोगे 3 में। तो 8 गुणा -4 और बीच में लगा दोगे माइनस का निशान। फिर 8 का गुणा -4 में हो गया, -9 का गुणा करोगे 3 में तो -9 गुणा 3। अब आ जाओ एक पे, इसका मतलब इन वाले टर्मों को छुपा दोगे। तो 8 का गुणा 2 में करोगे, 5 का गुणा 3 में करोगे तो 8 गुणा 2, 8 का गुणा 2 में कर दिया माइनस, फिर 5 का गुणा 3 में करोगे। ठीक है, इतना कर दिया। अब x बटे 5 × 20, किसके 20 माइनस के। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 दूनी 18 बराबर माइनस का y बटे 8 × 32 माइनस के 32, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 × 27। इसके आगे 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 × 15। ठीक है, आगे देखो x बटे ये माइनस के 20 में से 18 गए तो माइनस के 2 बचे बराबर माइनस के y बटे माइनस के 32 में से 27 गए तो माइनस के 5 बचे बराबर 1 बटे 16 में से 15 गए तो 1 बचे। अब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ से x बटे माइनस के 2 y बटे 5 बराबर यहाँ तो 1 ही बचा। अब मुझे x का मान निकालना है तो x की वैल्यू के लिए पहले आप x बटे -2 को 1 के बराबर रखोगे, फिर y की वैल्यू के लिए आप इसे इसके बराबर रखोगे। तो पहले हम x बटे -2 बराबर 1 रख देंगे, तो x बटे -2 बराबर रख देंगे 1 के। तो -2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो x का मान कितना आ गया आपका -2। फिर हम y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y बटे 5 बराबर 1 रख देंगे, तो y अपन 5 बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या मिला आपको 5 मिला। इसका मतलब x का मान -2, y का मान 5। क्या वही मान आए जो हमें प्रतिस्थापन विधि से किए थे। चेक कर लेते हैं कि x का मान -2 और x का देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हमने प्रतिस्थापन विधि से किए तो x का मान -2, y का मान 5 आया है। ठीक है, और जब हमने वज्र गुणन विधि से किए तो x का मान -2, y का मान 5 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, तो मान एक ही आएंगे। अब वो लास्ट में पूछा क्वेश्चन में कि अधिक उपयुक्त कौन किसे मानते हैं, तो भाई अधिक उपयुक्त तो जो सरल होगा वही अधिक उपयुक्त होएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी बड़ी हो जाती है, वज्र गुणन विधि सरल है और आपकी विलोपन विधि सरल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों से समझा दी है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चे अधिक से अधिक बच्चे इन क्वेश्चन को समझ सकें और पढ़ें।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और हम आगे वीडियो जो डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।